पानीपत के तमाम जो ऑटो चालक है, तमाम जो मेट्रो चालक है, रिक्शा चालक है, जो आज हड़ताल करके इस रैली में पहुंचे हैं, मैं आप तमाम साथियों का क्रांतिकारी स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है। ये लड़ाई हमारी इस बात के लिए नहीं है कि सरकार हमें रोजगार दे। हम सरकार से कोई मांग नहीं कर रहे, बल्कि हम ये कह रहे हैं, अरे जो हम अपने परिवारों का जो गुजारा करते हैं, अपने बच्चों को पालने का जो काम कर रहे हैं, जो पानीपत के अंदर करीबन 15-20 हजार जो परिवार हैं, जिनके बच्चे हैं, और मैं सीआईटीयू की हरियाणा राज्य कमेटी की ओर से पानीपत जिला के ये जो ऐतिहासिक धरती है, जहां पर 3 लड़ाइयां लड़ी गई है, हम ये कहना चाहते हैं पानीपत के जिला प्रशासन को, और जो सीआईडी के भाई यहां भेज रखे सरकार ने, हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, या तो जो है ये आड इवन की जो व्यवस्था है इसको रद्द करो, वरना पानीपत को जाम करेंगे, वही छोड़ेंगे। ये जो हमारे हकों पे डाका डाला जा रहा है, आप रोजगार दे नहीं सकते। हम जो काम करते हैं, कोई ऑटो चलाने का जो काम करता है, किसी ने मेट्रो ले रखी है, ई रिक्शा ले रखी है, मजबूरी में ले रखी है, क्योंकि रोजगार है नहीं। वायदे तो खूब किए हैं। 2014 में जब बीजेपी राज में आई तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री वो क्या कहते थे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, अगर मेरे वो प्रधानमंत्री बना दोगे तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। ये कह के आए थे ना राज में। भाई चेक कर लियो तो 11 साल हो गए, 15 लाख नहीं तो 5 लाख तो आए होंगे किसी के खाते में। ये झूठों की सरकार है, ये जुमलेबाजों की सरकार है, जो कहते हैं हम नौकरियां देंगे। हम पूछना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री को, आपको 3 बार सत्ता में ले आए लोग, हमारी गलती कह लीजिए, तुम्हारी ये कह लीजिए कि तुमने जात और धर्म की जो नफरत का जो वातावरण बनाया देश में, तुमने जो कब्जा किया है तमाम संस्थानों पर, तुमने विपक्षी पार्टियों को के नेताओं को खरीद के जो ऑटो को मेट्रो रिक्शा पर सब्सिडी दी थी सरकार ने, आज वो सब्सिडी कहाँ को गई? तो वो जो आपने किया, वायदा किया था, हमारे साथ क्या हुआ आप बताइए। 11 साल में 22 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थी। आप में से काफी नौजवान ऐसे होंगे जिन्होंने पिछले 10-11 साल में ऑटो चलाना शुरू किया होगा। एक बार हाथ खड़े करियो भाई, जो पिछले 10 साल से चलाने लगे ऑटो, ये बैठे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, अगर प्रधानमंत्री, अगर बीजेपी की सरकार रोजगार देती, भाई हम भी नौकरी कर रहे होते। आप कहते हो हम भीड़ बढ़ाते हैं, आप कह रहे हो हम जाम लगाते हैं, अरे हम जाम नहीं लगाते, तुम्हारी गलती से, गलती तो हमारी है भाई, गलती तो हमारी है। क्यों? हम ये जो टीवी में चलता है, ये जो अखबार में आता है, उस पे प्रचार में भूल के तीसरी बार फिर उनको वोट दे देंगी। इसलिए तो नारे लगा रहे थे हमारे साथी कि हमारी भूल, हमारी भूल। तो ये हमारी भूल, आज कह रहे हो जाम लगेगा,
हम ये कहना चाहते हैं, आप देश का कोई भी शहर, हरियाणा का कोई भी एक शहर दिखा दो जिस शहर के अंदर ऑड और इवन की प्रणाली लागू हो, हम मान जाएंगे कि आप ठीक कह रहे हो। ये हमारे, आप क्या बात कर रहे हो, आप ये क्या बात कर रहे हो कि जाम हमारी वजह से लगता है। अगर जाम लगता है तो एक फैसला कर लो, एक फैसला कर लो, बेशक आज से ही कर लो। जितनी ऑटो की एजेंसियां हैं, जितनी मेट्रो की एजेंसियां हैं, सारी बंद करवाओ और रजिस्ट्रेशन बंद कर दो। अगर आप सामान बेचोगे, आप गाड़ियां बेचोगे, आप ऑटो बेचोगे, आप मेट्रो बेचोगे, बड़े बड़े कंपनियां हैं। अभी सरकार ने कारों के रेट कम कर दिए। आपने देखा होगा मारुति की कारों के 50,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक रेट कम आगे कि नहीं आगे? ठीक है, तो भाई अभी देख रहे थे हम, ये जो कार जो है, आज जैसे फालतू जाम तो ये कार लगा देती है, लगाती है कि नहीं लगाती है? तो भाई क्यों सस्ते कर रहे हो? कार और महंगी करो ताकि भीड़ ना बढ़े। एक एक व्यक्ति, अरे कार में तो एक व्यक्ति चलता है, हमारे ऑटो में तो 10 बैठ के चले जाएंगे कार वाले, क्या दिक्कत है भाई? कारों पर रोक लगवा दो। इसलिए हम कहना चाहते हैं, सरकार की जो नीति है, सरकार की जो नीयत है, बीजेपी सरकार का जो एजेंडा है, वो जनता विरोधी है। हमारी समझ में जब आ जाए तब आ जाए भाई। वोट देने के टाइम पर मैं बता रहा था साथियों, क्या क्या ये करते हैं। हमारे पास बीच में क्या कहा गया कि भाई सबको बीपीएल में शामिल करेंगे। आपको याद होगा पिछले 1 साल में 2024 में सरकार ने बहुत सारे लोगों को बीपीएल में शामिल किया, और वो बीपीएल में शामिल करने के बाद हुआ क्या? बीपीएल में शामिल होने के बाद अब क्या हुआ? वोट ले लिए। सरकार ने अभी विधानसभा के अंदर एक सवाल खड़ा किया विपक्षी पार्टी ने कि आप बताओ आपने कितने बीपीएल कार्ड काटे हैं। सरकार ने बताया 2024 में 8,30,000 कुछ हमने कार्ड बनाए थे। 2024 की बता रहा हूं, पिछले साल। और ये पूछा काटे कितने हैं? काट रखे 9,25,000। 9,25,000 बीपीएल के कार्ड काट दिया बीजेपी ने अभी। तो भाई बनाए क्यों थे? कि लोकसभा चुनाव में ये हो गया। तो एक तरफ आप बीपीएल के कार्ड काट रहे हो, एक तरफ आप तेल के रेट बढ़ा रहे हो, और क्या कर रहे हैं? पहले जो कहा चुनाव से पहले याद करो, जब खट्टर राज में थे, मुख्यमंत्री खट्टर थे, कहा हम गरीब लोगों को सस्ती बिजली देंगे, और वह बिजली का रेट 2 रुपए 2.5 रुपए यूनिट बनाई। अब पिछला बिल आपने भरा होगा बिजली का, भाई पहले वहां पे सस्ता आया तो मैं लाया बिजली का बिल, तो बिजली के रेट बढ़ा दिए। सुए कितने बड़े बड़े लागन लाग रहे हैं आपको पता है। बीपीएल कार्ड काट रहे हैं, तेल के रेट बढ़ा रहे हैं, बिजली का रेट बढ़ा रहे हैं, और भाई हमारी ऑटो का रेट नहीं बढ़ रहा। हम ये कहना चाहते हैं, अरे आपके जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें, सीएनजी के रेट कितने ऊपर पहुंच गए? 88, 90, 100 आप यहां तक पहुंच गए। हमारे ऑटो रिक्शा मेट्रो वाले भाई का 5 रुपए 10 रुपए रेट चलता है। हम कैसे अपने परिवार को पाल रही है हम जानते हैं, बीजेपी भी जानती है। ये जो कर किया जा रहा हमारे साथ, भाई जो ऑटो चला रहे हो, ऑटो से तो भाई एक आमदनी होती है। मैं कई बार बैठता हूं ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा वालों में, कई भाई जो बेचारे एक सवारी लेते हैं 5-5, 7-7 किलोमीटर तक जाते हैं, 10-10 रुपए। हमें पूछते हैं भाई दिन में कितनी आमदनी हो जाती है आपकी? दिन में कितनी आमदनी? अरे बैठे रहो, पानी वो यहीं आ रहे, वो टेस्ट कर रहे हैं उसको। ये
कितनी कामदनी हो जाती है भाई? बोला जी 300-400 रुपये हो जाती है, 500 रुपये हो जाती है। और कई हमारी महिलाएं बहन यहां भी आई हुई है, और कई भाई तो किराए पे लेते हैं। किराए का रेट कितना है मेट्रो का? कहीं 400 रुपये, 400 रुपये रेट है। 400 तो उसका किराया देना भाई, 400 रुपये देकर मुश्किल से 200-300 रुपये बचते हैं। हालत ये है कि नहीं है? अगर हमारे पास बेहतर रोजगार का विकल्प हो, सरकार नौकरी दे दे, हमें कंपनियों में बढ़िया तनख्वाह मिल जाए, तो कोई आटो की भीड़ ना हो, सरकार हमें मार नहीं सकती, हम जिंदा रहेंगे, लड़ेंगे साथियों। ये जो CITU है जिसके साथ ये आप साथी जुड़े हैं, कई साथी हमारे बीच में पहुंचे हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करेंगे और स्वागत में नारे लगाएंगे भाई। CITU जिंदाबाद, ऑटो रिक्शा चालकों, रिक्शा चालकों की एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। तो हम ये कहना चाहते हैं साथियों, ये जो हमारी जीवन है जितने भारी संकटों में है, इसको समझने की जरूरत है। हर कोई भाई ये समझता हो, कोई CID का भाई हो, पुलिस को भी हमारे बारे में पता है। ये लाल झंडा जो है ना CITU का, ये आज का नहीं है लाल। 1886 में आंदोलन हुआ था अमेरिका में, पहली बार यूनियन बनी थी। लड़ाई के बाद थी कि भाई वेतन तय करो और काम के घंटे तय करो। काम के घंटे कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। इस बात को लेकर लड़ाइयां चली थी। यह झंडा सफेद होता था दुनिया में, मजदूरों की यूनियनों का झंडा सफेद होता था, क्योंकि मजदूर ये चाहते थे, मजदूर ये कहते थे, हम सब देखते हैं भाई, सुई से लेके जहाज तक कौन बनाता है? फैक्ट्रियों में कौन काम करता है? खेत में कौन काम करता है? और भाई यहां मंडी में कौन काम करे? और ये ऑटो रिक्शा कौन चलावे? और धरती में भी काम कौन करे? खान में। और भाई सरकारी नौकरियां में भी कौन है? कर्मचारी का मजदूरी है। और सबसे खराब हालत किसकी? और एक मजदूर जो है वो इतनी आलीशान बिल्डिंग बनाता है, चिनाई की जो है ना, वो खोद के जब उसकी नींव शुरू होती है और कितनी बड़ी अटारी खड़ा करता है, कितनी चमचमाती बिल्डिंग बनाता है, लेकिन उसका अपना मकान नहीं है कि नहीं? बात ये मजदूरों की हालत क्या है दुनिया में, देश में। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 1886 में सफेद झंडा होता था, लड़ाइयां लड़ी, जो सरकार थी, जो गुंडे थे, जो मालिक थे, उन्होंने गोलियां चलवाई, सैकड़ों मजदूर मारे गए। और महिलाएं जो अपने बच्चों को लेकर जुलूस में शामिल थी, उनके बच्चे पे गोलियां लगी, उन्होंने झंडे से अपने बच्चों को लपेट लिया, वो झंडा सफेद से लाल हो गया। ये लाल झंडा उस दिन से लाल है साथियों। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, इस लाल झंडे पर एक निशान है हथौड़े का। हथौड़ा किस बात का प्रतीक है? मजदूरों का। मजदूरों का प्रतीक है हथौड़ा, क्योंकि पुराने टाइम पे मजदूर काम करते थे, फैक्ट्री के अंदर हथौड़े का प्रयोग करते थे। और एक निशान है दराती का। दराती किसकी? खेत में काम करने वाले मजदूर की और किसान की। ये जो जमात है, जो मजदूर और किसान, इसकी एकता का प्रतीक है ये CITU का लाल झंडा। और एक बात और कहना चाहते हैं भाई, कुर्बानियों का इतिहास है, प्रशासन को भी पता है, बीजेपी को भी पता है, ये लाल झंडे वाले जब आ गए ना रुकेंगे ना झुकेंगे। हमें साथियों मरना बर्दाश्त है, पीछे नहीं हटेंगे। आपको कहना चाहते हैं ऑटो रिक्शा चालक जो भाई है, हमारे बारे में आपके बीच में भी कुछ भाई जो है ऐसे आएंगे जिनका अलग अलग पार्टियों के साथ संबंध होगा। कोई बात नहीं भाई, पार्टियां ना अपने घर रखो। वो कहेंगे तो लाल झंडे वाले हैं, हम कहेंगे भाई के बात लाल झंडे वाली क्या दिक्कत है? बोले क्या काम कराइए? बोले लाल झंडे वाले बड़े मजदूरा की तनख्वाह बढ़वावे, या आशा वर्कर, मिड डे मील, आंगनवाड़ी, भट्टे के मजदूर। देखा आपने भट्टे के मजदूर क्या हालत है?
वहां भी हमारी यूनियन है। साथियों, रिक्शा चलाने वालों की यूनियन है, ऑटो चलाने वालों की है, रेडी चलाने वालों की है, बस चलाने वालों की है। दिल्ली में जो मेट्रो चलती है वहां भी सीटू का लाल झंडा है, और जो जहाज चलाते हैं पायलट, उनकी भी यूनियन है CITU के। मैं आपको बताना चाहता हूं, दी रोड ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पूरे देश का संगठन है, जो पूरे देश के अंदर चाहे बस हो, ट्रक हो, कैंटर हो, ऑटो हो, रिक्शा हो, सबको संगठन बनाने का काम करता है। और उसी की हमारी यूनियन है दी ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन हरियाणा। और ये CITU का झंडा, जहां भी ज्यादती होगी, जहां भी दिक्कत होगी, जहां भी परेशानी आएगी मजदूर को, ये लाल झंडा आपको हमेशा वहां मिलेगा। अभी जब पानीपत में ऑड इवन की व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया चली, साथियों ने संपर्क किया। ये जो नरेश दाहर प्रधान है, इनको पता है भाई, हम ये कहना चाहते हैं, कोई बात नहीं, हम ये कहना चाहते हैं, अरे एक बार बैठेगा, दारू पी रहा, कोई बात नहीं, बैठो, आप चिंता ना। तो ये जो आपको ऑटो इन शुरू किया गया, इस ऑटो इन के बाद हमारी एक बार साथी नारा लगाएंगे जोरदार तरीके से, ऑटो ई रिक्शा चालक यूनियन जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। ऑटो इवन रद्द करो, जीवन रद्द करो, भूखे मारने वाली सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। भाई साथी बैठ जाओ, स्टेज वाले साथी बैठ जाओ, बैठ जाओ एक बार, सारे साथी बैठ जाए। अभी साथी हमारे जो प्रधान है नरेश दाहर, वो आगे की व्यवस्था आपके बीच में बताएंगे। 2-3 बातें हमें याद करके आगे चलने के बारे में से पहले वो आपको पूरा अनुशासन के बारे में बताएंगे, कैसे चलना है। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है तो भाई लड़ाई अनुशासित तरीके से लड़ने की तैयारी करो। जो फौज अनुशासन में रहती है, वो फौज हमेशा जीत के आती है। अनुशासित ढंग से आप लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे, और ये जो ऑड इवन इसको खत्म करवाएंगे। सरकार और प्रशासन को फैसला वापस लेना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ कंटिन्यू रखना, इन्हीं शब्दों के साथ 2 नारों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा, और यह आश्वासन देके पूरी CITU पूरे देश के अंदर हमारे 64 लाख मेंबर हैं, पूरे हरियाणा के अंदर हमारे 1 लाख मेंबर हैं, और भाई हमारी कई जिलों के अंदर ऑटो वर्क्स की यूनियन है। आप लड़ाई लड़ो, जरूरत होगी आपके समर्थन में, अलग जिलों से भी लोग आपके समर्थन में यहाँ आएंगे। साथियों, और 2 नारों के साथ मैं अपना माइक साथी नरेश दाहर को दूंगा, वो आपके आगे की बात रखेंगे। ऑटो चालकों, रिक्शा चालकों की एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। जो भाईचारा ने आपको बढ़ाया, ये चलने का इतिहास है। ये जितने भी साथी हैं यहाँ, मैं इनसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग नीचे आके बैठ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और मेरे दोस्तों, एक बात बताऊं, इंसान की पहचान उसी की होती है जो अनुशासित होता है, और ऑटो चालक जो है अनुशासित इंसान है। वो सुबह से शाम तक पता नहीं कितने लोगों इधर से उधर करता है, उसे डील करने का हर आदमी के साथ तरीका है। दोस्तों, आज मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि बीजेपी सरकार ने जो ऑड इवन लागू किया है, आप सोच रहे हो कि जाम की वजह से किया है।
नहीं, जान की वजह से नहीं किया। मैं आपको बता दूं, पानीपत में डीसी साहब और बीजेपी का एमएलए विज साहब, इनकी प्लानिंग है, अमित शाह का इनके ऊपर दबाव है कि आप पानीपत को खाली कराइए ताकि हमारी बस चल सके। जो 45 बस पानीपत में इलेक्ट्रॉनिक आने वाली है दोस्तों, जो ये प्लानिंग बनाते हैं, इनकी प्लानिंग यही होती है कि गरीब आदमी को कैसे मारा जाए। और आज जो इस साइड के नीचे अनाज मंडी में जो भी ऑटो चालक भाई आया, रिक्शा चालक भाई आया है, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं जो आप लोगों ने एकता का परिचय दिया है। ये जो शक्ति आप लोगों ने दिखाई है, इसी के साथ में एक निवेदन और करना चाहता हूं दोस्तों, हम हर रोज काम करते हैं अपने परिवार पालने के लिए। जब अपने आप की लड़ाई लड़ने की हमारी बात आती है तो हमारे बीच के कुछ भाई कहते हैं नहीं हमें क्या लेना। दोस्तों, जो आदमी आज ये कह रहा है हमें क्या लेना, वो भी हमारा भाई है, उसको भी आप लोग प्यार से समझाएं। ये तो अभी लड़ाई है दोस्तों, इसका ये नहीं पता कि 2 बार हड़ताल करनी पड़े, 4 बार करनी पड़े, कब क्या बार करनी पड़ेगी। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जब तक पानीपत प्रशासन और नहीं खोलेगा और हमें पुल के नीचे चैन नहीं देगा, हम झुकने वाले इंसान नहीं है, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। दोस्तों, जितने मेरे पुराने साथी हैं ऑटो यूनियन के, मैं आपको बता दूं, इसी ऑटो यूनियन ने पिछले दिनों में करोड़ों रुपया टैक्स माफ करवा रखा है ऑटो वाले भाइयों का। दूसरा, लमसम टैक्स करवा रखा है ऑटो वालों का। और अब जो ई रिक्शा है, ई रिक्शा वाले भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि जो आप ये टैक्स भरते महीने 3 महीने का, हमने अपने मांग पत्र में यह लिख दिया है कि ऑटो की तरफ पे ई रिक्शा का भी लमसम टैक्स होना चाहिए। ये हमने अपने मांग पत्र में लिख दिया है। दूसरा, मेरा यह भी निवेदन आप लोगों से है कि इस भाईचारे को, इस कारवा को आप पानीपत के कोने कोने तक पहुंचाइए और कोने कोने तक पहुंचाकर यह संदेश दीजिए कि बीजेपी सरकार और पानीपत प्रशासन ने मिलकर हमारी रोजी रोटी पर डाका डाला है, हमारी रोजी रोटी छीनी है। इसलिए हम जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक पानीपत में रोक लागू रहेगा, हम लड़ते रहेंगे दोस्तों। और हमारी एक समस्या और है, सभी साथी जानते हैं, हमारा नो पार्किंग का चलान बहुत है। नो पार्किंग का यू नो पार्किंग शब्द जो है आप लोगों को समझना होगा। यू नो पार्किंग शब्द जो है पानीपत हरियाणा सरकार ने या पूरे देश में जो ये नो पार्किंग का शब्द है, यूरोपीय गरीब आदमी की गोद में काटन का शब्द है। अगर पानीपत प्रशासन या पूरे देश का प्रशासन नो पार्किंग का चलान करता है तो मैं पानीपत प्रशासन से पूछना चाहता हूं, शहरी के भाई बैठे हैं, मैं इस हिसाब से पूछना चाहता हूं, क्या पूरे पानीपत में 15,000 लोग जो ऑटो चलाते हैं, इनका परिवार भी है, क्या 15,000 लोगों को आपने कहीं बैठने का स्थान दिया है, कहीं चाय पीने का स्थान दिया है, कहीं ऐसा स्थान है जहां थक के आदमी आके आराम कर ले? क्या हम जानवर हैं? हम चिन्होर हैं? हम इंसान नहीं है? दोस्तों, ये लोग हमें जानवर से बढ़कर समझते हैं और इसीलिए पानीपत प्रशासन को यह एहसास कराना चाहते हैं हम कि या तो सुधर जाए प्रशासन, नहीं तो साथी ने बताया है अगर OD1 नहीं खुला तो यहाँ पूरे हरियाणा के ऑटो रिक्शा चालक को छोड़ जाएंगे, पूरे हरियाणा के। इसके लिए क्या हमने कुछ करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जितने भी लोग आए हैं यहाँ, मेरा एक निवेदन और है। एक साथी हमारा सिनौली रोड का साथी है, उसके बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ। कुछ साथियों ने सिनौली रोड पे हमारे रिक्शा ऑटो चालकों भाइयों से हरकतबाजी की है और बकवासबाजी की है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं दोस्तों, जब घर होता है ना, बड़ा कुनबा होता है, बड़े कुनबे में सारे डाल के लोग बैठ रहे हैं।
वह भी हमारे भाई हैं, उन्हें भी प्यार से समझाने की कोशिश करो कि जब हमारे हड्डी रोजी रोटी छीन ली गई और वो लोग ये कह रहे हैं कि जो और ठीक है, तो ऐसे लोगों को जूते मारने का काम करो, कोई शर्म नहीं है। चलो अगर कल को मैं मेरे चाहल आपके खिलाफ बोलूं और शासन के पक्ष में बोलूं, आपकी रोजी रोटी छीनूं, आपकी रोजी रोटी को बच्चे का निवाला छीनूं, तो आपको हक होगा मुझे भी गाड़ी और मारने का, मैं स्वीकार करूंगा। ऐसा है भाई दोस्तों, मेरा निवेदन है कि अभी हम चलने की तैयारी करेंगे, लेकिन इसके साथ एक निवेदन करूंगा। हमारे साथ हमारे पास बैनर है 8 और 3 माइक हैं। हम 8 जून में चलेंगे। 8 जून में बाबरपुर रोड के जितने साथी हैं अपने बैनर के पीछे चलेंगे, गुहाना रोड के साथी अपने बैनर के पीछे चलेंगे।